प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 37 में मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबसे मुखातिब हूँ। विद्यार्थियों, जब संसार में भाषा नहीं थी तब भी मानव का अस्तित्व था, परंतु जब भाषा का जन्म हुआ तो हम कह सकते हैं कि मानव एक बार फिर पुनर्जीवित हो उठा, क्योंकि बिना भाषा के मनुष्य गूंगा था। भाषा से लिपटकर वो सवाक हो उठा और आज भाषा मानव की श्रेष्ठता, उसके संप्रेषण, उसकी बौद्धिकता का एक खास हिस्सा है, जो हमें इस जीव जगत में सर्वोत्तम प्राणी के रूप में स्थापित करता है। बहरहाल, पठन पाठन की इस श्रृंखला में भाषा के सूक्ष्म अवयवों पर हमारी चर्चा चल रही है और चलती रहेगी। तो हम आज के गलियारे में चलते हैं, जहां हम वर्ण से वाक्य रचना तक पहुंच चुके हैं। व्याख्यान संख्या 36 में वाक्य की परिभाषा पर चर्चा हुई थी। आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि अर्थ क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कौन कौन से भेद होते हैं और उन भेदों के उदाहरण पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के दो मूलभूत कोण होते हैं, एक तो उसकी रचना का और दूसरा उस रचना से निकलने वाले अर्थ का। रचना वह प्रक्रिया है जिसमें कई छोटे बड़े अंग मिलकर एक ढांचे का निर्माण कर देते हैं, और जैसे ही कोई ढांचा निर्मित होता है तो उस ढांचे की प्रासंगिकता और उपयोगिता हमको दिखाई देने लगती है, यानी वो अर्थवान हो जाता है। ये ढांचा जो मानव का है, यानी मानवीय महल है, भगवान का मंदिर है या शिक्षा का मंदिर है, ये कैसे आप जानते हैं? इसका निर्णय कैसे होता है? इसका निर्णय वहाँ से निकलने वाले अर्थ से होता है। दरअसल अर्थ साधारण रूप में जो शब्द की प्रतीति होती है वही होता है, यानी जो शब्द से हम समझते हैं, जिसका हमें बोध होता है। वस्तुतः अर्थ आभास है, एक आशय है, और इसकी किसी भी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। अर्थ का ही रूप भाषा को पूर्णता प्रदान करने में मदद करता है। आज हम वर्णों, अक्षरों, शब्दों, पदों और वाक्यांशों के छोटे छोटे टुकड़ों से निर्मित ढांचे अर्थात वाक्य के अर्थ पर विचार कर रहे हैं। वाक्य दरअसल आप लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी और पूर्ण इकाई है। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके आशय को, यानी जो कहने वाला है उसकी बात को हम कैसे समझ लेते हैं, आज की चर्चा इसी बात पर आधारित है। जिस प्रकार किसी शब्द के अर्थ होते हैं, उसी प्रकार जब हम कई अर्थपूर्ण शब्दों को मिलाते हैं, यानी उसको एक समूह में
एकत्रित करते हैं तो हमें एक अर्थपूर्ण वाक्य प्राप्त होता है। इन अर्थपूर्ण वाक्यों के कई भेद हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 भेद माने जाते हैं जो वास्तव में हमारे 8 भावों को ही अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तो हम लोग आज के इस व्याख्यान में इन पर विस्तार से अपनी नज़र डालेंगे यानी दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहला जो भेद है उसके आधार पर हम वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जहाँ क्रिया द्वारा किसी कार्य के होने की या किसी तथ्य के होने की सकारात्मक रूप में जानकारी मिलती है या वाक्य से हमें कोई सूचना मिल रही होती है, किसी बात का पता चल रहा हो, तो उस सामान्य कथन को हम किस प्रकार के वाक्य के रूप में रेखांकित करते हैं? विधानवाचक वाक्य के रूप में उसकी पहचान हम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विधानवाचक वाक्य की जो अर्थ प्रतीति है उसके आधार पर इसे सकारात्मक वाक्य भी आप कह सकते हैं। यह वाक्य सकारात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है, यानी उसने जो बात कही है उसे हम स्वीकृत कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे सूरज पश्चिम से निकलता है, वह लगातार स्कूल जाता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ईमानदारी श्रेष्ठ नीति है, गुलाब कई रंगों का पाया जाता है, मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि इन वाक्यों में एक प्रकार का विधान है या नियम है जो कि सकारात्मक और सूचनीय है। इसे हम ज्यों का त्यों मान लेते हैं क्योंकि इन तमाम वाक्यों में आप देख सकते हैं कि कार्य होने की एक ही प्रणाली दृष्टिगत होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं। अब हम लोग दूसरे भेद पर आते हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के न होने का आभास होता है, अर्थात जिन वाक्यों से क्रिया यानी एक्शन या कार्य व्यापार के अपूर्ण होने या न किया जाने का भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ न होने का भाव हो, न होने की बात हो, तो इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे माँ बच्चे से कहती है, बेटा दूध पी लो, तो उत्तर में बच्चा कहता है, नहीं माँ, मैं आज बिल्कुल नहीं पीऊँगा। तो बच्चे द्वारा बोले गए वाक्य में जिद के साथ साथ जो दूसरा भाव प्रकट होता है वो निषेध का यानी इनकार का, जिसे आप नकार का भाव भी कह सकते हैं। तो आप देखिए कि इस उदाहरण में नकार का भाव यानी मना करने का भाव छिपा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के दूसरे वाक्यों के माध्यम से भी हम निषेधवाचक वाक्य को समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे महेश शरारत नहीं करता है, सड़क पर मत थूको, बच्चे को परेशान न करो, आज स्कूल
नहीं खुला है, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? अब यहां पर एक और तथ्य जानना आवश्यक हो जाता है, यानी एक तथ्य पर और हमें विचार कर लेना चाहिए, वो ये कि निषेधात्मक वाक्यों के ऐसे रूप भी होते हैं जिसमें निषेधवाचक शब्दों न, मत, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ का अभाव भी हो सकता है। फिर भी ऐसे वाक्य निषेधात्मक वाक्य हो सकते हैं। इसको आप देखिए, मैं परेशानियों से थोड़े ही डरता हूं, बल्कि उसका मुकाबला करने का हौसला भी रखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर न, नहीं इत्यादि का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वाक्य में कहीं भी ऐसे शब्द नहीं आए हैं, यानी कहने का आशय है कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नकारात्मकता के भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि मैं परेशानियों से थोड़े ही डरता हूं, वाक्य क्या बोध करा रहा है? ये बोध करा रहा है कि मैं परेशानियों से नहीं डरता हूं। दूसरा वाक्य देखिए, मैं इतनी ठंड में बाहर जाने से रहा, यानी स्पष्ट है कि मैं इतनी ठंड में बाहर नहीं जा सकता। ऐसी हालत में मैं पापा से मिलने कैसे जाऊंगा? अर्थात मैं पापा से मिलने नहीं जाऊंगा। हाँ भाई, अब तुम मुझे क्यों बताओगे? स्पष्ट है कि यहां पर अर्थ निकल रहा है कि तुम मुझे नहीं बताओगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले ही हमने कहा कि और बहुत सारे दूसरे उदाहरण आप देख सकते हैं, और आपने देखा भी कि जिसमें ना, नहीं, मत इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके नकारात्मक वाक्य का निर्माण किया गया है। तो अगला जो भेद है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किन्हीं तथ्यों को जानने की जिज्ञासा या इच्छा होती है या प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में या बीच में कहीं भी क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसे, किसका इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की खास पहचान ये भी है कि ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसको हम इस प्रकार से भी कहते हैं या कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का लगा होना अनिवार्य होता है। इन्हें यानी इस प्रकार के कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं, जैसे क्या आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या से बना है। इसी प्रकार से आप देखिए कौन से बना हुआ वाक्य, यह असाइनमेंट कौन बनाएगा? कब से, आप जयपुर से कब वापस आएंगे? तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मोहित आज कहाँ जा रहा है? तो आपने देखा कि क्यों, कब और कहाँ से भी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। अगला जो भेद है वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य ऐसे वाक्य हैं
जिनमें एक क्रिया का कार्य व्यापार दूसरे क्रिया के कार्य व्यापार पर निर्भर होता है, या ऐसे वाक्यों में किसी शर्त को व्यक्त करने का प्रावधान होता है। इसलिए संकेत वाचक वाक्यों में यदि, अगर, तो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संकेत वाचक वाक्यों के कतिपय उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं, जिसके माध्यम से आप इसे सहजता से समझ सकते हैं। जैसे, यदि इस बार सूखा न पड़ा होता तो हमारे पास भी अनाज होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संकेत किया गया है इस बात का कि सूखा पड़ गया, इसलिए हमारे पास अनाज नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए, सूर्य उदय होगा तो अंधकार नष्ट हो जाएगा। यहाँ तो का प्रयोग हुआ है और बात स्पष्ट है, संकेत साफ है कि अंधकार कैसे दूर हुआ, सूर्य के उगने के द्वारा दूर हुआ। अगला उदाहरण देखिए, अगर वो यहाँ आएगा तो मैं उसके साथ रुक जाऊंगा। तो का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी संकेत स्पष्ट है कि मैं तभी रुकूंगा जब वो यहाँ आएगा, यानी वहां से यहाँ आ जाएगा। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम्हारी आज ये हालत ना होती। यहाँ भी स्पष्ट है कि तुम्हारी जैसी भी हालत है, बुरी हालत है, उसका कारण ये है कि तुमने परिश्रम नहीं किया है। तो यहाँ भी संकेत स्पष्ट है। अब अगले भेद पर हम लोग आते हैं। अगले भेद को हम संदेहवाचक वाक्य के रूप में रेखांकित करते हैं। इसकी परिभाषा पर गौर कर लेते हैं। जिन वाक्यों से शंका, संदेह, संभावना, शक, संशय का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्यों की एक विशेष पहचान होती है, वो ये होती है कि अधिकतर में शायद, प्रायः, संभवतः हो सकता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, शायद बच्चे को भूख लगी हो इसलिए रो रहा है। अब इस वाक्य में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक इसलिए भी हो सकता है कि बच्चा भूख के कारण ना रो रहा हो, बल्कि उसे किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये उदाहरण किसका है, ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। आज वर्षा होने की संभावना है। दूसरा उदाहरण है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल संभावना है, जरूरी नहीं है कि वर्षा होगी। हो सकता है कि ये जो बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं वो किसी दूसरी दिशा में अपना रुख मोड़ दें, केवल संभावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार से आप तीसरा वाक्य उदाहरण के तौर पर देखिए, हो सकता है माँ ने मेरे पसंद की सब्जी बनाई हो इसलिए जल्दी खाने के लिए बुला रही हो। यहाँ भी बहुत निश्चित नहीं है कि माँ ने इसीलिए बुलाया है कि उसने मेरी पसंद की सब्जी बनाई हो सकता है कि मेरी पसंद की सब्जी ना बनाई हो, उसे कोई और दूसरा काम हो, इसलिए वो चाहती हो कि मैं जल्दी आ जाऊं। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के वाक्यों की पहचान क्या होती है। अब हम लोग अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य।
इच्छावाचक वाक्यों में बोलने वाले के मन की इच्छा, आशा, कामना, उसकी उम्मीद इत्यादि के साथ साथ आशीर्वाद और उसके द्वारा दी गई शुभ कामनाओं का भी बोध होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो वाक्य वक्ता के ऐसे भावों को प्रकट करते हैं जिससे उसकी इच्छा का बोध होता है, यानी जिससे उसकी इच्छा के व्यक्त होने का भाव हमारे सामने उभर करके आता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य के रूप में रेखांकित करेंगे। अब इसके भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, यहाँ पर क्या है, कामना की गई है या शुभकामना दी गई है। अरे आज तो पार्टी दे दो मित्र, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर भी देखिए शुभकामना प्रस्तुत की गई है। भगवान तुम्हारा भला करे, यहाँ पर कौन सा भाव है, यहाँ पर आशीर्वाद का भाव ध्वनित होता है। तो आशा है कि आपने इसे भी समझ लिया होगा। अब अगला भेद जो है, सातवां भेद, वो है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जिन वाक्यों का प्रयोग करके आदेश, उपदेश, अनुमति या दी जाती है या अनुरोध किया जाता है, प्रार्थना की जाती है या निवेदन करने का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को हम इस प्रकार के वाक्य की श्रेणी में परिगणित करते हैं, यानी उसे हम आज्ञावाचक वाक्य के रूप में जानते हैं। इसको भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, इन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर देखिए आदेश दिया जा रहा है, इस वाक्य में आदेश का भाव प्रकट होता है। कृपया मेरे घर अवश्य पधारें, स्पष्ट है कि यहाँ अनुरोध किया जा रहा है। आपसे निवेदन है, मुझे 2 दिन की और मोहलत दें। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा भाव है, निवेदन का भाव है। आप अब अपने घर जा सकते हैं, यानी यहाँ पर अनुमति प्राप्त हो गई है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ अनुमति दी जा रही है। तो स्पष्ट है कि ये सारे जो वाक्य हैं वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रेखांकित किए जाएंगे। और अंतिम जो भेद है वो है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, क्रोध, घृणा, भय इत्यादि मनोभाव प्रकट हों, यानी उनके माध्यम से ये सारे शोक, हर्ष, क्रोध, घृणा के भाव अभिव्यक्त होते हों, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में अरे, छी, ओह, हाय, शाबाश, आहा जैसे विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। यहाँ पर कौन सा भाव है, हर्ष का। अरे आप भी उपस्थित हैं यहाँ, यहाँ पर विस्मय का, आश्चर्य का। छी, इतनी बदबू, यहाँ पर कौन सा भाव है, यहाँ पर घृणा का भाव व्यक्त हो रहा है। तो आपने देखा सभी भेदों को, और इसके उदाहरणों को भी आपने निश्चित रूप से समझा होगा, और उसके माध्यम से आपको जो अर्थ के आधार पर
वाक्य के भेद हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आपने जो भी विषय है उसको आत्मसात कर लिया होगा। अंत में प्रत्येक व्याख्यान की भांति हम अपने अगले क्रियाकलाप की तरफ आते हैं और वो अगला क्रियाकलाप होता है जो भी हमने ज्ञान हासिल किया है उसके परीक्षण का। तो आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए और पढ़िए और अपनी सीखने और समझने की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन करिए। लेकिन उससे पहले हम व्याख्यान संख्या 36 का उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रश्न नंबर 1 का विकल्प आ, 2 का सा, 3 का सा, 4 का द और 5 का दा। अब प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अ विकल्प 5, ब 2, स 6। प्रश्न संख्या 2, अरे आप तो बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, वाक्य का प्रकार है? विकल्प अ संकेतवाचक, विकल्प ब विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक, विधान सूचक विकल्प सा और विकल्प दा इनमें से कोई नहीं। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। जिस वाक्य में किसी तथ्य की सकारात्मक सूचना का बोध होता है वैसे वाक्य कहलाते हैं? अ इच्छावाचक वाक्य, विकल्प ब विस्मयादिबोधक वाक्य, विकल्प स विधान सूचक वाक्य, विकल्प द आज्ञावाचक वाक्य। चौथा प्रश्न, उपदेश आदेश अनुमति के शब्द होते हैं? विकल्प आ संकेतवाचक वाक्य में, ब निषेधवाचक वाक्य में, स आज्ञावाचक वाक्य में, द उपर्युक्त सभी में। अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 5, तुम्हारी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई, यह किस प्रकार का वाक्य है? अ प्रश्नवाचक, ब निषेधवाचक, स विधान सूचक, द संदेहवाचक। तो इस प्रकार अब मैं अपने व्याख्यान का यहीं अंत करता हूँ। एक बार फिर मैं आप लोगों का धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूँ इसलिए कि आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहे और मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अब हम लोग अगले व्याख्यान में एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।